गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग 4 लेसन पढ़ेंगे फूलों का नगर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फूलों यानी फूल का बहुवचन वाला वर्ड है। फूल यानी कि फ्लावर, नगर यानी कि फूल चारों ओर खिले और ऐसा गांव, पूरे गांव में फूल खिले और ऐसा नगर यानी कि गांव। ठीक है, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पर देखिए, यहाँ चैप्टर से रिलेटेड कुछ पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर दिए, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये कौन है? गुरु है। पहले के जमाने में क्या होता था, स्कूल या टीचर्स नहीं होते थे ना, गुरु आश्रम में पढ़ाया करते थे, तो उसी का पिक्चर है। यहाँ पे देखिए ये आश्रम है और ये देखिए 2 कौन है? शिष्य। ये गुरु है और ये शिष्य, ये दोनों इनके पास सीखने आए हैं, शिक्षा लेने के लिए आए। यहाँ पे देखिए ये राजा का किला है, चारों ओर देखिए ग्रीनरी है, फूल खिले हैं और ये राजा खड़े हैं और ये आदमी क्या कर रहा है? जैसे हम लोग किसान कुछ फसल उगाने के लिए बीज डालता है ना अपने खेत में, उसी तरह से ये आदमी क्या कर रहा है? बीज डाल रहा है, फूलों के बीज डाल रहा है। ठीक है, पौधे उगाने के लिए। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। यानी कि यहाँ पे गुरु वेदांत यानी यहाँ पे जो गुरु है ना, उनका नाम वेदांत है। ठीक है, गुरुकुल, गुरुकुल यानी कि आश्रम। ठीक है, उनका आश्रम। बहुत से राजकुमार यानी कि जो राजा के पुत्र थे, वो राजकुमार होते हैं ना, प्रिंस, तो वो क्या करते थे? वो गुरुकुल में जाते थे, वहां पे शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने यानी कि शिक्षा लेने के दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में, यानी कि ये राजा के जो राजकुमार थे वो बहुत दूर दूर से आते थे, पर रोज घर नहीं जा सकते, इसलिए वो गुरुकुल में ही रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वो लोग घर जाते थे। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और निपुण बनकर वापस लौटते थे। यानी कि गुरुकुल में जितने भी शिष्य आए वो सारे नियमों का पालन करते थे, यानी गुरु जो नियम बताते थे वो सबका पालन करते थे। और निपुण यानी कि सीखने, जो सीखने है वो सीखने के बाद ही, निपुण यानी कि सीख जाना, उसमें एकदम परफेक्ट हो जाना, बनकर वापस यानी वापस अपने घर जाते थे। गुरु जी भी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यानी कि गुरु जी भी सारे शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे, यानी उनके पास जितने भी शिष्य सबको समान से देखते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव यानी किसी में भी भेदभाव नहीं करते, सबको समान सिखाते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते थे। यानी कि गुरु की सेवा तो सारे शिष्य ही करते थे, पर उनमें से 2 शिष्य अमृत और अनिरुद्ध, यहाँ पे देखिए जो पिक्चर दिया है ना, ये दोनों का नाम है अमृत और अनिरुद्ध। दिन रात परवाह किए बिना, यानी कि वो दिन और रात नहीं देखते थे और आश्रम का कार्य दिन रात मेहनत से करते थे और गुरु की सेवा करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 2 बातें बता रहा हूँ। यानी कि जो 2 राजकुमार थे अमृत और अनिरुद्ध, उनकी शिक्षा यानी कि वो जो सीखने आए थे आश्रम में वो सीख लिया, उनकी पूरी पढ़ाई हो गई, तो अब आश्रम छोड़ के घर जाने का समय आ गया था। ठीक है, तो जब जाने का समय आता है तो गुरुजी उनको बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, यानी कि मैं तुम दोनों की पढ़ाई से बहुत ही खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मैं 2 बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। यानी कि वो कह रहे कि मैं ऐसी 2 बातें बता रहा हूँ, अगर तुम उन पे अमल यानी कि वो बातें हमेशा करते रहोगे, पालन करोगे ये बात का, तो तुम्हारे राज्य में, यानी कि वो दोनों राजकुमार थे जो बड़े होके राजा बनने वाले थे, तो उनके राज्य में जो क्या है, सदा यानी कि हमेशा संपन्नता यानी कि खुशी और कभी भी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और खुशहाली रहेगी। यानी संपन्नता यानी धन हमेशा बना रहेगा, खुशहाली बनी रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी और खुशियां भी रहेगी अगर मैं तुम दोनों को जो 2 बातें बता रहा हूँ उस पर अमल करोगे तो। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। यानी दोनों राजकुमार कहते हैं गुरु जी से कि आप जो भी कहेंगे हम सारी बात मानेंगे। गुरु जी
मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। यानी गुरुजी उनको मुस्कुरा के बोलते हैं कि अहिंसा का मार्ग, अहिंसा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मार्ग यानी कि रास्ता, यानी कि हमेशा ऐसा रास्ता आप अपनाना जिसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट ना हो। सदा यानी कि हमेशा प्रकृति यानी नेचुरल कुदरत जो है वो उसकी रक्षा करना, यानी कि हमारे आसपास जो कुदरती चीजें हैं उसकी रक्षा करना। ये दो बातें वो बताते हैं। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। यानी कि दोनों राजकुमारों ने कहा कि हाँ, सहर्ष यानी खुशी के साथ, हामी यानी कि स्वीकार किया कि ठीक है आपकी बात हम लोग मानेंगे, और अपने अपने राज्य की ओर, यानी कि ये दोनों राजकुमार थे अलग अलग राज्य के, तो अपने अपने राज्य में चले गए। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। यानी कि अनिरुद्ध जो है वो क्या किया, कुछ वर्षों तक, यानी कि वो अपने राज्य में जाने के बाद गुरुजी की ने जो बताया था वो कुछ वर्षों तक उसने पालन किया उसका, पर जब वो खुद राजा बना तो उसने क्या किया, शिकार पर जाना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसवाए, यानी कि उसके गांव में जितने भी हरे भरे वृक्ष थे, जंगल थे, पेड़ थे, वो उसको सारे को कटवा दिया और नगर बसाया, यानी कि वहां पे घर बस्ती बसाई। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। यानी कि वो उसने सारे पेड़ कटवा दिए धीरे धीरे उसके राज्य में, यानी कि अनिरुद्ध के राज्य में क्या हुआ, गिने चुने यानी कि 2-4 ही पेड़ बाकी रह गए थे, जिसकी वजह से वो उसने सारे पेड़ कटवा दिए। उसकी वजह से क्या हुआ, पर्यावरण असंतुलित हो गया। यानी कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हमें ऑक्सीजन के लिए, बारिश के लिए पेड़ पौधों की जरूरत रहती है ना, पेड़ रहते तभी तो बारिश आती है। तो पेड़ कटवा दिए तो पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने, सूखा यानी कि जो दुष्काल होता है ना, जहाँ बारिश नहीं होती है उसकी वजह से फसल नहीं उगती है, सूखा पड़ने लगता है, उसे वैसा हो गया उसके राज्य में। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद आया, यानी कि दूसरा शिष्य कौन था, अमृत। उसको अपना वचन याद था कि उसने गुरु को क्या कहा था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। यानी उसको याद था कि उसको गुरु ने क्या बताया था, तो वो राजा बना अमृत, तो उसने क्या किया, जो शिकार करता था वो उस पर पूर्णतः प्रतिबंध यानी कि बंद करवा दिया कि अब से शिकार नहीं करूंगा, और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। यानी कि उसके राज्य में सारे जगह वो उसने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। वह जब भी कहीं खाली जमीन देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता, यानी कि उसके राज्य में वो जहां भी देखता कि यहाँ जमीन खाली है तो वहां क्या करता, वो फूलों के बीज डलवा देता ताकि वहां पे फूल के पौधे उग जाए। यहाँ पे देखिए ये फूल के बीज बिखेर रहा है ना, इसी तरह से कुछ ही दिनों बाद वहां पौधे उग आते और उन पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते। यानी कि वो जहां जहां फूल के बीज डालता तो थोड़ी ही दिनों में वहां पे पौधे भी निकल आते और उन पे रंग बिरंगे यानी कलरफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल फूल सारे जो है वो खिलने लगते थे। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। यानी कि जब अमृत ने ऐसा किया अपने राज्य में तो उसकी प्रजा जो थी वो उनसे बहुत ही खुश थी और उनका पूरा सहयोग यानी कि राजा को साथ देती थी ये करने में। और उसके राज्य में बच्चे बूढ़े कोई भी थे वो कोई भी फूल नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। यानी कि जहाँ इतने सारे फूलों, पूरा गांव फूलों से भरा, वहां पे रंग बिरंगी रोज रोज नई तितलियां आती, मंडराया करती थी फूलों पे। और जो गांव के लोग थे वो मनोरम दृश्य यानी कितना सुंदर नजारा होता है कि चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हो और उसकी खुशबू आती हो और तितलियां उड़ती हो, तो वो कितना अच्छा दृश्य हो, वो सारे गांव वाले देखते रह जाते थे। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला है। यानी कि एक दिन क्या हुआ कि अमृत अपने दरबार में बैठे हुए थे तो प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि वो अपने दरबार में बैठ के प्रजा के बारे में बात करते, तभी एक दूत यानी कि सैनिक दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि महाराज,
राजा अनिरुद्ध यानी कि जो दोनों शिष्य थे ना, तो वो राजा बन गया अनिरुद्ध, वो हमारे राज्य पे यानी कि अमृत के राज्य पे आक्रमण यानी कि हमला करने के लिए आए, योजना यानी कि प्लान बनाए। और वह अपनी विशाल सेना, विशाल यानी कि बहुत बड़ी, ठीक है, तो वो सेना लेके इसके अमृत के राज्य से युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाले, यानी कि अमृत के राज्य में आने वाले। अब पेज नंबर 34 पर देखिए। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिकों मर जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। यानी कि वो अमृत ये बात सुन के परेशान हो जाते और बोलते कि युद्ध होगा तो 1000 सैनिक भी मर जाएंगे और जो मासूम प्रजा बच जाएगी उसको भी कष्ट, यानी कि बहुत दुख होगा। इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, महाराज, परंतु महाराज अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। ये सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारा दिन और सारी रात सोचते रहे युद्ध को कैसे टाला जाए। यानी कि उसने सोचा कि युद्ध होगा तो मेरी प्रजा को बहुत ही कष्ट होगा। तो महामंत्री ने विनम्र शब्दों से यानी कि पूरे रिस्पेक्ट के साथ महाराज को समझाया कि अगर हम लोग युद्ध नहीं करेंगे तो जो आक्रमण करने वाले वो हम सबको बंदी बना लेगा। तो ये सुन के फिर अमृत राजा के चेहरे पे चिंता, यानी वो टेंशन में आ जाते हैं, उनको चिंता होने लगती है कि वो बंदी बना लेगा, फिर मेरी प्रजा का क्या होगा। वो बिना कुछ खाए कहे बिना अपने कक्ष में यानी अपने रूम में चले जाते हैं राजा अमृत, और टेंशन में आ जाते कि अब मैं कौन सा रास्ता निकालूं जिससे युद्ध टाला जा सके। खाए पिए यानी कि वो खाना भी छोड़ दिए, दिन रात सोचने में लगे कि अब मैं क्या करूं, और यही सोचते रहते कि युद्ध को कैसे टाला जाए। यानी कि वो युद्ध करना, लड़ाई करना, अपनी प्रजा को कष्ट देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये युद्ध ना हो, उसका वो रास्ता ढूंढ रहे थे। ठीक है, अभी ये फर्स्ट पार्ट हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।